हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं सीडीपी के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सब पेपर 3 जनवरी 2022 को हुआ है। दिसंबर 2021 वाले सेशन के ऑनलाइन सेट के पेपर है। सीडीपी के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार, यानी समकालीन में विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी है? सभी बच्चों के लिए समान है। सभी बच्चे निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त नहीं रहते, तो सभी के लिए समान नहीं है। आगे देखते हैं दूसरा। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते हैं। बिल्कुल ये सही है। आगे वाले भी देखने हैं। का पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया नहीं जा सकता। यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, नहीं। पूर्व अनुमान भी लगाया जा सकता है। सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा निर्धारित होता नहीं, वातावरण द्वारा भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, बहुआयामी होता है। आगे देखते हैं 2 नंबर। विकास का खाली जगह सिद्धांत बताता है कि गामा कोशिकाओं का विकास शरीर के मध्य से प्रारंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ते हैं, यानी केंद्र से प्रारंभ होकर बाहर की ओर। घुमावदार, विशिष्टता, अधोगामी। यह 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं, शीर्षगामी। तो शीर्षगामी में सिर से पैर की ओर होता है, अधोगामी में केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेने लग जाते हैं? कल्पनाशीलता की, जिसमें वो कल्पना कर सके, सक्रिय रूप से भाग लेने लग जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में। शैशवावस्था में भी नहीं, मध्य बाल्यावस्था में भी नहीं, किशोरावस्था में नहीं। शुरू सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभिक बाल्यावस्था में शुरू हो जाते हैं। मध्य बाल्यावस्था में तो होते हैं, किशोरावस्था में तो होते ही है, करते ही है। तो यहाँ शुरू का पूछा था। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं? द्वितीयक परिवार प्राथमिक है, मीडिया द्वितीयक है, धार्मिक संस्थाएं द्वितीयक है, विद्यालय भी द्वितीयक है। तो ये 2, 3, 4 जिस ऑप्शन में है वही राइट होगा। तो इसमें कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप लिख लीजिए 2, 3, 4। ये इसका ऑफिशियल आंसर की मैं इसे क्वेश्चन को डिलीट माना था। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। रुचि को 3 पेंसिल दिखाई गई। वह देखती हैं कि पेंसिल ख से बड़ी है, पेंसिल ग से बड़ी है। रुचि जब यह निष्कर्ष निकालती है क ग से बड़ी है, तो जिन प्याजे किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता का दर्शाती है? किसकी विशेषता दर्शाती है? क्रमबद्धता का, संरक्षण का, सकर्म अनुपात अनुमान का, परिकल्पनात्मक आधारित निगमनात्मक तर्क का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सकर्म अनुपान का विशेषता दर्शाती है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य हो जाते हैं? क्या करते हैं? प्रतिवर्तन, परिकल्पनात्मक आधारित निगमन, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन या प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्तन करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? पारंपरिक चरण बिल्कुल है, अपारंपरिक चरण नहीं है, उत्तर पारंपरिक चरण भी है, पूर्व पारंपरिक चरण भी है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये नहीं है। हमें नहीं का भी पूछा था। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। निम्न में से किस के प्रयोग से बचना चाहिए? सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, या दूसरा ऑप्शन विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आंकलन के लिए मानकीकृत परीक्षणों का इस्तेमाल करना, आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग करना। तो 1 नंबर ऑप्शन अभिकल्पना भी करनी चाहिए, अवलोकन भी करना चाहिए, मानकीकृत परीक्षाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमें बचना चाहिए था। 3 नंबर ऑप्शन से बचना चाहिए, परीक्षाओं का, मानकीकृत परीक्षाओं का उपयोग से बचना चाहिए। आगे देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किस विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य हेतु उपयुक्त बताया? सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, ऐसे शब्दों का ध्यान रखना। रटकर याद करवाने पर बल नहीं दिया, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम पर भी बल नहीं दिया। तो सहकर्मी सहयोगिता पर बल दिया, उपयुक्त बताया। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका को क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा में हमेशा कठोर नियमों में रहे, कठोर नियंत्रण में रहे, सिर्फ अध्यापक के निर्देश दिए जाने चाहिए, नहीं प्रगतिशील कक्षा में नहीं। केवल अधिगम केवल कक्षा में ही होता है? नहीं, बाहर पर्यावरण में भी होता है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, बिल्कुल। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता सीखते नहीं।
तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलग अलग प्रकार के अपने अनुभव लाते हैं घर से, आस पड़ोस के क्षेत्र से, जहाँ देखते हैं वहीं से अलग अलग अनुभव होता है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादन किया है? जिन पियाजे ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, लेव वाइगोस्की ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे ये खिलौना पसंद नहीं क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। ये किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव का, जेंडर रूढ़िवादिता का, या जेंडर स्थिरता का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देती हैं। यदि ये शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है तो उन सभी ड्राफ्टों पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को कहेंगे योगात्मक, मानक संदर्भित, रचनात्मक या मानकीकृत। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को हम रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे, रचना के आधार पर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग में उत्साहित करना चाहिए, लेकिन निरुत्साहित कहा है तो गलत है। ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। भाषा में की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए। विद्यार्थियों को पसंद के अनुसार भाषा इस्तेमाल करने की अनुमति देनी चाहिए। हाँ, एक लक्ष्यांक भाषा जैसे अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं की उपेक्षा करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलग अलग भाषाओं के लिए सम्मान और जागरूकता भी लानी चाहिए। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए? नहीं। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए? हाँ। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए? बिल्कुल। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होनी चाहिए? बिल्कुल। 2, 3 और 4 नंबर ऑप्शन जिसमें है वो राइट है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो आप लिख लीजिए 2, 3, 4 यही राइट है। ये क्वेश्चन कटा था उस टाइम, ऑप्शन नहीं दे रखे थे। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों को उत्तर पूछ लेती हैं। आपकी पसंद का जो बच्चे होता है उसको क्वेश्चन पूछ लेती हैं। शिक्षिका द्वारा किया गया ये कार्य पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु नियोजित है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा में श्रेष्ठ बच्चों की पहचान करने का अच्छा कौशल है, या विद्यार्थियों के समान अवसर उपलब्धता से वंचित करता है, या 4 नंबर ऑप्शन सभी विद्यार्थियों के सम्मान सम्मिलित को सुनिश्चित करने का प्रभावशाली होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, समान अवसर से वंचित हो रहे हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुणज व्यापलीय से जूझते छात्र को समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? गुणज व्यापलीय मतलब गणना करने में समस्या हो रही है। कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यता निश्चित करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, समय उसे भरपूर छूट देनी चाहिए। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकल्पना, कैलकुलेटर, गणित संबंधी परियोजनाएं उपलब्ध करानी चाहिए? हाँ। पाठ्यांश में मौजूद प्रासंगिक जानकारी में निष्फल ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना? ऐसा भी नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, उसे दृश्य आधारित परिकल्पना जैसे कैलकुलेटर, गणित संबंधी परियोजना उपलब्ध करवाना। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी वाले विद्यार्थी को निम्न में से कौन सी लाभदायक सामग्री नहीं होगी? स्पेसिक ग्लोबल, छोटे अक्षरों वाली पुस्तक, श्याम पठन सॉफ्टवेयर, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी अक्षर वाली पुस्तकें। वैसे भी उसको कम दिख रहा है, आप छोटे अक्षर वाली पुस्तकें दे देंगे तो उसे बहुत दिखने में समस्या होगी। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, कथन दे रखा है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ स्वर्ण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए? हाँ, करवा सकते हैं, अच्छी बात है। तर्क प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थियों को। तो ये भी सही है, और ए की आर व्याख्या भी कर रहे हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होते हैं? क्रिएटिव बालक में अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन अमुक उत्पादन की योग्यता। तो अपसारी चिंतन क्रिएटिव में होगा। अभिसारी का मतलब कॉन्वेंजेंट, यानी किसी भी क्वेश्चन का एक ही आंसर होना। अभिसारी चिंतन में एक क्वेश्चन के बहुत सारे अलग अलग तरीके से आंसर होते हैं, तो एक होगा। 3 नंबर होगा अमूर्त चिंतन की भी योग्यता होगी, नवीन अमुक उत्पादन की भी योग्यता होगी। 1, 3 और 4 3 नंबर ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, कथन ए, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षक को विविध
विधियों को अपना प्रयोग करना चाहिए, मतलब अलग अलग प्रकार से मूल्यांकन करना चाहिए। बिल्कुल सही है। कथन आर, एक कक्षा में बच्चे की सफलता असफलता केवल पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती। ये भी सही कह रहा है, तो ये आर की व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही भी है और आर की व्याख्या भी कर रहा है। एक ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 नंबर 21 में। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। किसी संपत्ति को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है, अलग अलग उदाहरण देती है। उनके बाद विद्यार्थी को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करती है। पहले कई सारे उदाहरण देती है, उसके बाद एक नियम बताती है, एकत्रित जानकारी एकत्रित करके नियम आधारित करने को कहती है। इस क्रिया आधारित अधिगम को इस्तेमाल कर रही है। कैसी अधिगम को इस्तेमाल कर रही है? निगमनात्मक को, आगमनात्मक को, अनुकरणात्मक को या प्रतिस्पर्धात्मक को? निगमनात्मक में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, आगमनात्मक में उदाहरण देने के बाद नियम आता है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुकरण में पीछे पीछे दोहराना, प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन का माहौल कर देना। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कक्षा के नियमन में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्वयं ही कठोर अटल नियमों का निर्धारण करना, विद्यार्थियों को दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों को बार बार शिकायत करना, मानदंडों का पालन नहीं करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना करना, मानदंडों व नियमों को स्थापित करने समय विद्यार्थियों की सहभागिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियम और मानदंडों को निर्धारित करते हैं उस समय विद्यार्थियों की भी सहभागिता ली जाए। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। वह विकल्प चुनिए उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिसमें बच्चे के लिए अधिगम हो पाता है। तो पहला ऑप्शन है खेलकूद, दूसरा घर, तीसरा कक्षा कक्ष। तो इन तीनों में ही खेलकूद, घर और कक्षा कक्ष में बच्चे का अधिगम हो पाता है। तो तीनों ही 3 नंबर ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से तकनीकी छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना, छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें नहीं का पूछा है, ये ध्यान रखना है। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन, विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। गलत पूछा है, समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की अलग अलग प्रकार की शिक्षण सामग्री देना। बिल्कुल, हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल करने पर बल नहीं देना चाहिए। तो यही गलत है कि आप इस क्वेश्चन को, जैसे मैथ का क्वेश्चन है, अलग अलग प्रक्रिया से कर सकते हैं, तो उसे एक ही प्रक्रिया से करवाना, ये गलत बात है। 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है, यानी लक्षण है? अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, पाठ्यपुस्तक को यंत्रवत याद करने के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता है, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा कक्ष के बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक यानी अवरोध का काम करती है? त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हाँ, सेकंड ऑप्शन है, अधिगमकर्ताओं की त्रुटियां करना एक लज्जा कार्य है। बिल्कुल नहीं, यही तो गलत बता रहा है। आगे देखते हैं, त्रुटियां और अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक समझ के अंतरालों की जानकारी देना। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। ये जो अधिगमकर्ताओं को त्रुटियां करना एक लज्जा का कार्य नहीं होता है, तो यही अवरोधक का कार्य करेगा। 28 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण है? मतलब आंतरिक प्रेरणा वो जो होती है अंदर से आती है, और बाह्य प्रेरणा किसी के लालच के लिए, अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अन्य विभिन्न स्रोतों की सहायता लेना। नकद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों को खोज करता है, यानी इनाम पाने के लिए नकद। सितारा अपनी स्वशोषित संतोषण के लिए अपने बड़े से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि और क्षमता को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप को नियमित रूप से अभ्यास करता है। तो इसमें बाकी सभी अपनी ज्ञान बढ़ाने के लिए, कोई किसी के लिए, लेकिन ये नकद पुरस्कार के लिए ये बाह्य। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों को प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। ये निम्न में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करती हैं? प्रतियोगिता और संज्ञान को, संज्ञान और समय को, अनुवांशिक और निष्पादन को, अनुवांशिक और वातावरण को। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग और संज्ञान और संवेग को प्रभावित स्पष्ट करता है संबंध को। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः खल जगह हो, शिक्षक निर्देशित हो, सहपाठी द्वारा निर्देशित हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो या स्वयं निर्देशित हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, स्वयं निर्देशित हो तो वह बहुत ही प्रभावशाली और सार्थक होगा। ये थे आपके 30 क्वेश्चन CDP के, और ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
जुलाई 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। अपनी वीडियो की सीरीज चलती रहेगी सीडीपी की। जितने भी ऑनलाइन सेट हुए, ऑफलाइन हुए, 2011 तक के सारे पेपर मिलेंगे। प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लेना, नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, वहाँ सारे पेपर मिल जाएंगे आंसर की समेत। लाइक शेयर सब्सक्राइब।